नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा नामक पुस्तक कक्षा 9th अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति, जिसमें हमने पहले टॉपिक की बात की थी राजस्थान और मराठा। शुरुआत करते हैं राजस्थान और मराठा, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से। अब भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर क्या हुआ देखते हैं। इस भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर मेवाड़ का महाराणा, कौन? मेवाड़ का महाराणा, और इस मेवाड़ के महाराणा का नाम था जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम था? जगत सिंह द्वितीय। इस जगत सिंह द्वितीय के नेतृत्व में जो है एक हुरडा सम्मेलन होता है। क्या होता है? हुरडा सम्मेलन होता है। हुरडा सम्मेलन। और ये हुरडा सम्मेलन होता है कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजस्थान के कुछ राजा आते हैं, जयपुर के शासक आते हैं इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जोधपुर के शासक भी आते हैं हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उदयपुर के शासक भी आते हैं और कोटा के शासक आते हैं। बीकानेर के शासक भी इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं। और साथ में आते हैं नागौर के शासक। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और नागौर, यहाँ के शासक भी इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं। और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 को। लेकिन क्या हुआ? इस हुरडा सम्मेलन में यहाँ के जो राजा थे, जो राजस्थान के राजा थे ना, इन राजस्थान के राजाओं में आपसी वैमनस्य हुआ। राजाओं में आपसी वैमनस्य के कारण, आपसी वैमनस्य के कारण क्या हुआ? ये हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। अब देखो, एक प्रश्न आता है, बताइए हुरडा सम्मेलन के असफल होने का रीजन क्या था? बताइए। तो हुरडा सम्मेलन की असफलता का कारण था यहां के राजाओं में आपसी वैमनस्य, आपसी फूट। इस वजह से हुरडा सम्मेलन सफल नहीं। राजस्थान के राजाओं में सबसे बड़ी कमी है कि राजस्थान के जो राजा थे ये आपस में लड़ने लग जाते थे। किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर भी लड़ने लग जाते थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ इन राजस्थान के राजाओं को विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ता था। और हुरडा सम्मेलन भी इसी वजह से असफल हुआ था, क्योंकि ये राजा लोग आपस में वैमनस्य, आपस में शत्रुता कर बैठे और आपस में दुश्मनी के कारण ये एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाए। बाकी तो इसमें शर्त रखी गई थी हुरडा सम्मेलन में। क्या शर्त रखी गई थी? देखिए, हुरडा सम्मेलन की शर्त, अगर शर्त की बात करें तो ये थी कि एक शासक दूसरे शासक का समय आने पर साथ देगा। तो क्या शर्त थी इसमें? एक शासक समय आने पर एक दूसरे का साथ देगा, एक दूसरे का साथ देगा। लेकिन समय आने पर एक दूसरे का साथ नहीं दिया इन्होंने। इसी वजह से हुरडा सम्मेलन जो था वह असफल रहा। प्रश्न आता है कंपटीशन के एग्जाम में कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये भी प्रश्न पूछा गया है और आता भी है और आने वाले एग्जामों में आएगा भी। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय।
जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की, लेकिन इन राजाओं के आपसी वैमनस्य के कारण यह हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। शर्त रखी थी हुरडा सम्मेलन में कि समय आने पर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की सहायता नहीं की। तो इसका फायदा मराठों ने फिर उठाया। किस प्रकार से मराठों ने फायदा उठाया वो भी देखते हैं, लेकिन एक बार इसको देख लो। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अगर अध्यक्षता की बात करें हम, किसकी अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन में जयपुर के शासक आए, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और नागौर के शासक भी आए। क्या शर्त थी इसमें? कि एक शासक समय आने पर दूसरे शासक का साथ देगा, लेकिन क्या इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया? नहीं, इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, और एक दूसरे का साथ नहीं देने के कारण ही ये हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ देखो, मराठों ने यहाँ राजस्थान में क्या किया आगे। अब ये हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, इसके बाद में जो मराठा थे इन्होंने क्या किया देखो। मराठा पेशवा था एक मराठों का, और ये पेशवा था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव। इस बाजीराव की एक माँ थी, और माँ का नाम था राधाबाई। माँ का नाम क्या था? राधाबाई। अब इस पेशवा बाजीराव ने अपनी माँ राधाबाई से कहा कि हे माँ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें राजस्थान जाना है। राधाबाई से कहा कि तुम राजस्थान जाइए, और राजस्थान में जाकर के राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का पता लगा के आइए, हाँ किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है, और यहाँ के राजाओं के जो आपस में सहयोग है वो कितना और कहाँ तक है। तो 1735 ईस्वी की बात है। कब की? 1735 ईस्वी की बात है। राधाबाई राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को देखने के लिए कहाँ जाती है? राजस्थान आ जाती है महाराष्ट्र से। और यहाँ पर जो राधाबाई राजस्थान आकर के जो है यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं, और पुनः कहाँ चली जाती है? पेशवा बाजीराव के पास चली जाती है। आखिरकार 1735 में ही खुद पेशवा बाजीराव आया उत्तर भारत की यात्रा पर। कहाँ पर आया? उत्तर भारत की यात्रा पर। और उत्तर भारत यात्रा पर आकर के इन्होंने राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व और आगे बढ़ाने की कोशिश की। आखिरकार 1791 तक मराठा राजस्थान में रहे, और मराठों का प्रभुत्व यहाँ पर राजस्थान में रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? आगे चल कर के बात है 1742 ईस्वी की। कब की? 1742 ईस्वी की। राजस्थान में इस 1742 ईस्वी की बात है, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे। राजस्थान के क्या थे? कुछ क्षेत्र। और क्षेत्र कौन कौन से थे? एक जेतारण था, एक रायपुर था। जेतारण, रायपुर, सोजत, एक सोजत क्षेत्र था, और पाली। जेतारण, रायपुर, सोजत और पाली, इन सभी से मराठों ने क्या किया? मराठों ने इन सभी से जो है कर वसूला। क्या वसूला? मराठों ने कर वसूला। कर वसूला। तो मराठों ने 1742 ईस्वी में राजस्थान के क्षेत्र जेतारण, रायपुर, सोजत, पाली से क्या वसूला? कर वसूला। और वो कर कौन सा था? वो कर था चौथ कर। कौन सा कर था? चौथ कर। यहाँ के इन शासकों से जो है मराठों ने चौथ वसूली करने का कार्य किया। चौथ क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है चौथ। चौथ अर्थात एक चौथाई। ये चौथ टैक्स था, एक कर था, और वो था अपनी उपज का एक चौथाई, यहाँ के राजाओं की आय का एक चौथाई। ये चौथ विदेशी शासकों से वसूला जाता था। विदेशी शासकों से वसूला जाता था। अब विदेशी शासकों का मतलब ये नहीं है कि भारत के बाहर के शासकों से, नहीं।
बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के शासकों से। विदेशी शासकों का मतलब यही होता था कि महाराष्ट्र के बाहर के जो शासक थे वहाँ के शासकों से चोट वसूल करने का कार्य करते थे मराठा, जो यहाँ के शासकों की कुल आय का, मतलब जितनी भी आय होती थी ना, उस आय का 1/4 भाग होता था। तो सोजत, रायपुर, जैतारण और पाली से मराठों ने 1742 में चोट वसूल करने का कार्य किया, जो यहाँ के शासकों की कुल आय का 1/4 भाग था। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में मराठों ने कहाँ कहाँ से जो है चोट वसूल करने का कार्य किया। जैतारण, रायपुर, सोजत और पाली से कि कब किया? 1742 ईस्वी में। चोट का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के बाहर के शासकों से उनकी आय का कुल 1/4 भाग। आगे क्या हुआ देखते हैं। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजा क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या राजस्थान के राजा जो है मराठों को युद्ध में हरा भी पाते हैं या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या हुआ। इधर मराठा थे, इधर राजस्थान। वैसे राजस्थान के अंदर ही मराठा थे। राजस्थान के राजाओं ने क्या किया? संगठित होकर मराठों को हराया। किसके नेतृत्व में? देखो 1734 में मराठों को नहीं हरा पाए थे, लेकिन क्या हुआ? ये 28 जुलाई 1700 अगर बात करें तो 87 की बात है। 28 जुलाई 1787 को राजस्थान के राजाओं ने संगठित होकर पहली बार मराठों को हराया था। इधर थे मराठा और इधर थे राजस्थान के राजा, और ये जो संगठित हुए थे राजस्थान के राजा वो हुए थे सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में। ये कहाँ का शासक था? ये था जयपुर का शासक। इधर मराठा नेता था और इस मराठा नेता का नाम था महादजी सिंधिया। क्या नाम था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। एक तरफ महादजी सिंधिया, एक तरफ सवाई प्रताप सिंह। इनके बीच में युद्ध होता है। राजस्थान के राजपूत शासकों ने पहली बार संगठित होकर के मराठों को हराने का निश्चय किया था और इस निश्चय में वो सफल भी हुए। बात है 28 जुलाई 1787 ईस्वी की। कब की? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के राजाओं ने पहली बार मराठों को हराया। यह और मराठा नेता महादजी सिंधिया था। ये पहली बार इनकी हार होती है। क्या होती है? पहली बार हार होती है इनकी। इस तरह से मराठों का राजस्थान में अगर बात करें, मराठों की पहली हार होती है। तो प्रश्न आता है, बताइए राजस्थान के राजपूत शासकों ने संगठित होकर के पहली बार मराठों को कब हराया? वो हराया 28 जुलाई 1787 को तुंगा के युद्ध में। ये और ध्यान रखना, युद्ध कौन सा था? ये था तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? ये तुंगा का युद्ध इसे कहा जाता है। तुंगा का युद्ध। ये तुंगा दौसा के पास में तुंगा एक गांव है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। और प्रश्न आता है तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो तुंगा का युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 को। तुंगा का युद्ध में जयपुर के किस शासक ने जो है युद्ध की कमान संभाली? सवाई प्रताप सिंह ने। इसी सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान के राजाओं ने संगठित होकर के मराठों को हराया और ये मराठों की राजस्थान में पहली हार थी। और इसी महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा राजस्थान में पहली बार हारे। अब देखो क्या हुआ। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं मेवाड़ पर। मराठों की हार हो चुकी थी और इस हार के बाद में राजस्थान में प्रवेश होता चुंडावतों का। किनका? चुंडावतों का। तो यहाँ पर मेवाड़ में चुंडावतों का अधिकार हो गया। किनका? चुंडावतों का
अधिकार हुआ। और इन चुंडावतों का अधिकार हुआ कब? 1795 ईस्वी में। 1795 ईस्वी में राजस्थान में चुंडावत, मेवाड़ क्षेत्र में चुंडावतों का अधिकार होता है। और पहले तो किसका अधिकार हुआ मेवाड़ पर? मराठों का हुआ मई 1711 में। लेकिन आखिरकार 1787 में मराठों की सवाई प्रताप सिंह के खिलाफ युद्ध करते हुए हार होती है तुंगा के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद में मराठा पड़ जाते ढीले और मराठों का जो नियंत्रण था वो कमजोर होने लगता है राजस्थान में। इस स्थिति का फायदा उठाते कौन? चुंडावत। और मेवाड़ के क्षेत्र में चुंडावत आते हैं और 1795 में मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? चुंडावत। आगे क्या हुआ? मेवाड़ में एक क्षेत्र था, नाम था नाथद्वारा। नाथद्वारा, नाथद्वारा पड़ता था राजसमंद में, आज भी है नाथद्वारा राजसमंद में, राजसमंद यहाँ पर। तो इस नाथद्वारा पर एक शासक जिसने टोंक बसाया था, नाम था अमीर खां पिंडारी। क्या नाम था? अमीर खां पिंडारी। इस अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया रे? अधिकार कर लिया। और ये अधिकार किया कब? 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में। तो ध्यान रखना यहाँ पर 1802 में मेवाड़ के क्षेत्र, अगर बात करें राजसमंद नाथद्वारा की, तो इस नाथद्वारा पर अमीर खां पिंडारी ने अधिकार कर लिया 1802 ईस्वी में। अतः मेवाड़ पर अब अमीर खां पिंडारी का नियंत्रण हो चुका था। इसी अमीर खां पिंडारी ने 1802 ईस्वी में, कब? 1802 ईस्वी में ही क्या बसाया था? टोंक बसाया। ये भी ध्यान रखना कि टोंक किसने बसाया था? टोंक बसाया था अमीर खां पिंडारी ने। इस तरह से जो मेवाड़ जो क्षेत्र था ये लगातार परेशान होने लगा। आखिरकार जब ये परेशान होने लगा तो इन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? देखते हैं। देखिए अब क्या होता है। अंग्रेज, मराठों के बाद में राजस्थान के राजनीति में प्रवेश हुआ, वो हुआ अंग्रेजों का। किनका? अंग्रेजों का। अंग्रेज भी कोई कम नहीं थे। मराठों के शासकों ने तो यहाँ पर आकर के राजस्थान के राजाओं में आपस में दुश्मनी करवाई। लेकिन अंग्रेजों ने भी यहाँ के जो राजा थे इनमें आपसी दुश्मनी करवा करके एक दूसरे को लड़वा दिया और यहाँ राज करने लगे। यही तो राजस्थान के राजाओं की सबसे बड़ी कमी थी। समझे नहीं ये राजा, फिर भी आखिरकार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ के राजाओं को। देखिए, अगर समय रहते हुए यहाँ के राजा समझ जाते ना, तो औकात नहीं थी मराठों की और यहाँ अंग्रेजों की राजस्थान में आकर के यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप कर लेते। लेकिन कमी थी वो कहीं न कहीं हमारे राजाओं की थी। आपस में उनके बहकावे में आकर के लड़ने लग गए और आखिरकार इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए क्या हुआ। अंग्रेजों से सर्वप्रथम लगातार मराठों का जो नेतृत्व था, ये लगातार जो मराठों का नियंत्रण था राजस्थान में, इन मराठों के नियंत्रण से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ मैत्री संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की। सोचा राजस्थान के राजाओं ने कि यदि हम यहाँ अंग्रेजों के साथ मैत्री संबंध बना लेंगे ना, तो शायद मराठों से मुक्ति मिल जाएगी और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों से मैत्री, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाए। देखते हैं क्या हुआ। जयपुर का शासक था। अंग्रेजों से सर्वप्रथम मैत्री संबंध, क्या संबंध? मैत्री संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की। बनाने की क्या प्रकट की? इच्छा प्रकट की। किसने की? जयपुर का एक शासक था। जयपुर का शासक था, नाम था पृथ्वी सिंह। जयपुर के शासक
पृथ्वी सिंह ने। किसने? जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह ने। कब की? 1776 ईस्वी की बात है ये। कब की? 1776 ईस्वी की बात है। 1776 में जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के साथ में मैत्री संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वो वैसे बना नहीं पाया था। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो यहाँ मेवाड़ के शासक ने भी, जो मेवाड़ का शासक था ना, उसने भी जयपुर के शासक की सहायता लेकर के अंग्रेजों से मैत्री संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करता है। अब देखो, जयपुर नरेश के माध्यम से जो मेवाड़ का शासक था, इधर मेवाड़, इस मेवाड़ का जो शासक था, इस मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश की सहायता से, किसकी सहायता से? जयपुर नरेश की सहायता से। इधर देखिए जयपुर, तो मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश की क्या ली? सहायता ली। और इस जयपुर नरेश की सहायता से अंग्रेजों से संधि करने का इन्होंने निश्चय किया। किनसे? अंग्रेजों से संधि करने का क्या किया? निश्चय किया। और ये किया था कब? 1803 ईस्वी में। कब की बात है ये? 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के प्रयासों से सर्वप्रथम 1803 ईस्वी को मेवाड़ से मैत्री संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन मेवाड़ अंग्रेजों से ये मैत्री संबंध नहीं बना सका। आखिरकार अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाला राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था, वो देखेंगे अब। देखिए इधर अंग्रेजों का एक शासक था। अंग्रेजों का अगर कहें तो लॉर्ड वेलेजली की बात कर रहा हूं। किसकी? लॉर्ड वेलेजली। इस लॉर्ड वेलेजली था। इस लॉर्ड वेलेजली ने एक संधि बनाई यहाँ पर, उसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक संधि। और इस सहायक संधि का अर्थ क्या होता है कि हमसे संधि कीजिए, समय आने पर हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यहाँ जो राजस्थान के जो राजा थे ना, राजाओं की सहायता करने का वचन देता था। क्या देता था? राजस्थान के राजाओं से, या भारत के राजाओं में भी अगर बात करें, भारत की बात करें या राजस्थान की, कि यहाँ के शासकों को प्रलोभन दिया जाता था कि समय आने पर हम तुम्हारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों से यहाँ के राजाओं ने धीरे धीरे क्या, अंग्रेजों से सहायक संधियाँ करना शुरू किया। तो अंग्रेजों से सहायक संधियाँ की, अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधियाँ कि यहाँ के राजाओं ने, हमारे भारत के या राजस्थान के राजाओं ने या शासकों ने, और इन अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला, क्या करने वाला? सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ये राजस्थान का प्रथम राज्य था। कहाँ का? राजस्थान का। तुम सोच रहे हो क्या बात कर रहे, राजस्थान का कोई राज्य होता है क्या? कोई राजस्थान तो खुद ही राज्य है। लेकिन स्वतंत्रता से पहले उस समय यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों को राज्यों के नामों से जाना जाता था, जैसे जोधपुर राज्य हुआ, जयपुर राज्य, भरतपुर, अलवर, इस प्रकार से फिर रियासतें आई, है ना, इस तरह से। तो अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर का शासक जो था, इसने जो अंग्रेजों से संधि की वो की सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में। 29 सितंबर की बात है ये, लगभग 29 सितंबर 1800। तो ये भी ध्यान रखना कि बताइए राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की? सहायक संधि भरतपुर राज्य ने की 1803 में। रणजीत सिंह यहाँ का शासक था उस समय। भरतपुर के बाद में सहायक संधियाँ जो करने वाले शासकों की बात करें तो यहाँ फिर अलवर आया।
कौन सा क्षेत्र आया? अलवर। अलवर के बाद में अगर हम बात करें तो जयपुर क्षेत्र था, और जयपुर के बाद में हम बात करें तो जोधपुर क्षेत्र था, जिन्होंने अंग्रेजों से साइक संधियां। तो साइक संधियों के जन्मदाता कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। साइक संधियां की अगर बात करें तो राजस्थान में अंग्रेजों से साइक संधि करने वाला पहला राज्य कौन? भरतपुर। कब? 29 सितंबर 1803 ईस्वी। उसके बाद में अलवर, फिर जयपुर और जोधपुर, फिर धीरे धीरे 1817-18 तक लगभग सभी राज्यों ने यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में साइक संधि कर ली, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? वो भी देखिए, सिरोही। ये सिरोही एकमात्र ऐसा राज्य था राजस्थान का जिन्होंने 1823 तक कोई किसी भी प्रकार की साइक संधि नहीं की। सिरोही राजस्थान में साइक संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो अंग्रेजों से सहायक संधि, क्या कौन सी संधि? सहायक संधि करने वाला ये जो सिरोही था, ये अंतिम राज्य था, अंतिम क्षेत्र था। और सिरोही ने अंग्रेजों से सहायक संधि की कब? ये सिरोही से जो सिरोही था, इस सिरोही ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, वो की 1823 ईस्वी को। तो ये प्रश्न भी आता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की? तो वो था भरतपुर, जिसने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की। उसके बाद में अलवर, भरत जो है, जयपुर है, जोधपुर है, 1817-18 तक सभी राज्यों ने सहायक संधियां कर ली। लेकिन जो ये सिरोही था, इसने सहायक संधि अंग्रेजों से नहीं की। लेकिन आखिरकार 1823 को सिरोही को भी अंग्रेजों से सहायक संधि करनी पड़ी। ये बात हुई मराठा और राजस्थान की, और मराठा और राजस्थान के बाद में, मराठा के बाद में अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश। ये अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश यहीं से होता है। ये अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश था एक तरह से देखें तो। इनका अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश। चलो, ये हुई बात आज की वीडियो की। आगे हम अगले वीडियो की चर्चा करेंगे एक और अगले संडे को, लेकिन उससे पहले एक और बात कि राजस्थान की जीके में अगर किसी को मान लो कोई प्रॉब्लम हो तो कक्षा 6 से 10 तक की जो आरबीएससी की जो बुकें चलती राजस्थान जीके, वो ज़रूर पढ़ लेना। और अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं राजस्थान की इस जीके में अगर बात करें तो मैं कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं इन्हीं की बात करूँगा केवल, और इनमें वही टॉपिक्स उठाऊँगा, वही टॉपिक्स बताऊँगा जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे समय कम मिल पाता है, और समय कम मिलने के कारण मैं हर संडे को राजस्थान की जीके की क्लास लेता हूं। अच्छी लगे अगर तो इस क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम प्रयास करें कि संडे के अलावा और दिन भी हम इसी प्रकार की क्लास आपके लिए लाते रहें। ध्यान रखना, मैं कक्षा 9th की बुक से शुरू कर रहा हूँ। 9th के बाद में समय मिला 10th की बुक कराऊंगा, 10th के बाद में फिर 6th, 7th और 8th। ये राजस्थान की जीके की बुक कंप्लीट करवाने की मैंने एक तरह से बात कहें तो बच्चों के लिए ये सोचा है कि भाई बच्चों को 6 से 10 तक की किताबें स्टार्ट करवा दी। तुम सोच रहे हो कि कक्षा 6 से क्यों नहीं करवाया, डायरेक्ट 9th से क्यों करवाया? क्योंकि 9th और 10th की बुकें ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 7th 8th की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे पशु परीक्षर का एग्जाम आ रहा है, पशु परीक्षर के एग्जाम में देख लेना भले 9th और 10th की बुक से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं देखें। इसलिए मैंने शुरुआत करवाई 9th से, फिर 10th करेंगे, फिर 6th, 7th, 8th करेंगे अपन। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।